कहानी का नाम है बेतरतीब। ये जो दरवाज़ा खुलते ही फर्श पर फोम के एक के बाद तीन गद्दे नजर आ रहे हैं, जिन्हें एक फूलदार चादर से टांग दिया गया है, या जो टीवी बंद है, या जो खिड़की है उस पर पर्दा है और नीचे गमलों में रंग बिरंगे फूल है। क्या यह एक परिवार का ड्राइंग रूम है? पास के एक सोफा कम बेड पर टांग पसार कर लेटते हुए मुझे एक एक संवाद याद आया। क्या होता है घर? बच्चों या पत्नी से घर होता है तो टीवी तो होगा ही। घर में दो नर मादा ही तो नहीं होंगे। दो बेटियां भी आ सकती हैं कॉलेज से। यानी ये न होटल का कमरा है और न ही सिक्किम के रास्ते के पहाड़ को काट कर बनाया हुआ कॉटेज है। बहरहाल मैं हूँ और उसके दफ्तर जाने के बाद का कमरा है, जिसकी खिड़की के का शीशा मैं खिसका सकता हूँ, या तार पर सूख पड़े कपड़ों को देख सकता हूँ, या खिड़की को छूती हुई नारियल की चौड़ी पंक्तियों को थोड़ा हवा में चितरा सकता हूँ। इस प्रक्रिया से मेरे एकांत में या उसके एकांत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लेटकर या बैठकर राष्ट्रमंडल खेल में राजा या रानी या फिर राष्ट्रपति का नज़ारा देख सकता हूँ। वो दरवाज़ा बंद कर कुछ दूर पैदल गया होगा, फिर दफ्तर तक की बस या ट्रेन उसने पकड़ी होगी। खिड़की की सीट उसे मिल गई होगी और वह चेखों की उस कहानी का एक शब्द उठाकर उससे खेल रहा होगा, या मॉस्को की कोई बुढ़िया उसके सामने आ गई होगी। उसने पहला सवाल पूछा होगा, क्या भारत में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है? उसने उसके छुट्टियों भरे चेहरे को देखते हुए कहा भी है, पर उसके सोचने और घर से दफ्तर तक जाने के रास्ते में न कम्युनिस्ट चाहते हैं न कम्युनिस्ट पार्टी। उसके मित्र दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के लेखागार के से नाविक विद्रोह के कुछ दस्तावेज लिख चुके हैं, पर 1946 के नाविक विद्रोह का न कोई चिन्ह मुंबई में बचा है, न दिल्ली की सरकार में और न ही कोलकाता की वाम सरकार में बचा है। वह फिर भी लगातार नोट ले रहा है और तब तक एक सवाल मोबाइल पर उसके पास जोड़ जाता है। वह रूसी में उस सवाल का अनुवाद करता है, पर उसे बिखरे हुए उस सवाल पर बातचीत करने वाला कोई मित्र, लेखक, बुद्धिजीवी नहीं मिलता है। अंत में वह ऐसे सवाल कंप्यूटरों की मेमोरी में जोड़ जाता है, जहां से कभी उसे उठाने वाला शायद ही मिले। मैं जब वर्तमान में कुछ नहीं करता हूँ तो अपने कमरे में ताला बंद करता हूँ, पेड़ों से चुपचाप बोलता हूँ। अमरूद के कच्चे फल हरी कच्ची हंसी परोस देते हैं मेरे लिए। फिर सारे रास्ते में और हरी कच्ची हंसी मेरे साथ रहती है। यहाँ भी कमरा है। मित्र दफ्तर गया है, जहाँ से कई देशों के जहाज नजर आते हैं। मेला तेलिहा समुद्र का जल न कैप्टनों को परेशान करता है न रूसी इंजीनियर को। वह सिर्फ उनकी हर चीज़ का हिंदी शब्द अपने जेब में रख लेता है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे मॉस्को में घूमते समय रूसी इंजीनियर के साथ उसे लेनिन म्यूजियम की याद आई थी, पर इंजीनियर के सामने खड़े लेनिन से उसने कुछ नहीं कहा था। भारत में रहते समय उसने 1917 की रूसी क्रांति और एक जहाज और बोल्शेविक मेंशेविक की टकराहट तो याद आई थी, सिलसिलेवार या बेतरतीब। पर भारत और रूस की दोस्ती में
आई उसकी नौकरी में कभी क्रांति का सवाल नहीं उठा, सीधे या आड़े ढंग से। मैंने मित्र के कमरे में एक मंदिर देखा टेप पर कोई भजन चल रहा है। देवता बुद्ध से है, कपड़ों से टंगे ढंगे। उसने मदुराई के मंदिर की, अपनी और पत्नी की ढेर सारी तस्वीरें भी कंप्यूटर पर छोटे में या विस्तार से दिखाई थी, पर यह नहीं कहा था कि रूस और भारत के देवताओं की कोई भाषा नहीं है, न ही उनके इंजीनियर ने उसका अनुवाद चाहा था। उसे याद आया, ब्रश करते समय शीशे में चंद चेहरे याद आए थे। कभी लड़की उछाल कर अपनी पसंद का अमरूद तोड़ती, कभी लड़का शाखा को झुकाकर एक पका हुआ अमरूद तोड़ता और उसे गेंद सा उछाल कर देखता, कौन उसे कैच करता है। आज वे लड़के लड़कियां कहाँ हैं, मैंने सोचा ज़रूर, पर न मोबाइल नंबर उनका मेरे पास है, न दफ्तर या बंगले का पता है। फिर मैंने कब यात्रा में पते नोट किए थे। बनारस से महानगरी ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंचा था। पता लगा मुंबई से देर रात में महानगरी ट्रेन आ तो गई थी, पर वह कितनी लेट है या होगी इसकी कोई सूचना पूछताछ दफ्तर के अनाउंसर के पास नहीं है। मैंने ड्राइवर से और मुझे छोड़ने आए मित्र से कहा, जाओ गंगा स्नान करो और पान खुलाओ। दोनों के मुंह में पान खुलता रहा और मैं कभी फीकी चाय की तलाश करता, कभी खड़ी देखता। प्लेटफॉर्म पर खीरा काटकर एक वह बेच रहा था। अमरूद काटकर कुछ यात्री नमक और नींबू का स्वाद चख लेते थे। मैं 12 बजे तक प्लेटफॉर्म के उबे हुए चेहरे पढ़ता रहा। कुछ लोग फर्श पर चादर बिछाकर ऐसे पसरे हुए थे कि उनमें कहीं जाने की जल्दी नजर नहीं आ रही थी। अचानक सूचना मिली कि मगहर या मधुहर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। सोई हुई नीली पीली लाल साड़ियाँ पहनी औरतों ने अपने को उठाया और फिर गडरी मोटरी सिर पर रखी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म 8-9 खाली हो गया। तभी आई महानगरी ट्रेन। मैंने अपनी A1 बोगी खोजी। मुझे छोड़ने के लिए आए मित्र और ड्राइवर जाने कहाँ से लौट आए। एक ने 41 नंबर बर्थ पर मेरा सामान रखा और इत्मीनान से मुझे देखा, जैसे कह रहे हो, अब नींद खुलेगी आपकी शिवाजी टर्मिनल पर। दोनों चले गए, पर गाड़ी के ड्राइवर और रेल अधिकारियों के बीच टकराहट की भनक मुझे 2 बजे मिली। वो कूपे से पर्दा खींचकर आराम कर रहा था। मैंने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए उसको देखा। हाँ, अभी समय है, रिचार्ज कर ले। पता नहीं कब ड्राइवर इस ट्रेन को चलाने के लिए तैयार हो। मेरी 2 बर्थ हैं, एक लोअर बर्थ जिस पर मैं बैठा हूँ, दूसरी मेरी पत्नी की है जो स्टेशन तक आई थी पर दादर जा नहीं रही है। उसके लिए मैं परेशान हूँ। कभी पैर का उनके बैलेंस बिगड़ जाता है, कभी सिर थामकर बिस्तर पर गिर जाती हैं। मैं कभी मोबाइल को देखता, कभी ड्राइवर और रेल अधिकारियों की टकराहट पर सोचा इसे ही टकराहट के नाते मालगाड़ी पीछे से आई थी और यात्री ट्रेन के यात्रियों की जिंदगी उखड़ गई थी। मैं अग्रवाल हूँ, अभी कभी रेलमैन था, अब जीवन में अवकाश है। बेटे के पास जा रहा हो। आपकी उम्र? 77 साल। मुझसे एक साल बड़े हैं। अग्रवाल हंसे। ट्रेन चलने पर मैंने घड़ी देखी 2:10, यानी केवल 4 घंटे 20 मिनट लेट है महानगरी। अब मेरे मित्र दूसरे दिन 2 बजे नहीं, 7 बजे दादर या कल्याण या शिवाजी टर्मिनल पर मुझे मिलेंगे। घर में बेटी ने कहा था,
2 भरी हुई पराठी, फल और नमकीन रख देती हूँ। मैंने कहा जाते ही चाय या खाने का ऑर्डर दे दूंगा। फिर सोना है सारी रात और आधे दिन। पर न चाय का पॉट देने कोई आया, ममता की ट्रेन में न खाना मिला। रात पर कभी गिलहरी की तरह मैरीगोल्ड बिस्किट कुतरता, कभी तिमका का एक खून पीता, कभी लिम्का का एक खून पीता। आखिर रात बीत गई। दादर स्टेशन पर अग्रवाल उतर गए। बताया मुझे ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक जाएगी। मैंने दिन में 3 पराठे से सब्जी, रायता, लड्डू खाया था। अब गर्म चाय की तलब थी। तभी मित्र का संदेश मिला, आप वहीं 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करें, मैं 7:10 तक आ रहा हूँ। मैं सामान सहित प्लेटफॉर्म पर हूँ। महानगरी ट्रेन की अब सफाई हो रही है। बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में कूड़ा भरा जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ प्रोफेसर महेश दुबे अगर कल्याण स्टेशन पर आ जाते और कहते, चले नवी मुंबई, बेटा है शशांक, पर कल्याण पीछे छूट गया था। तभी नजर आए मित्र, पैंट और शर्ट में चुस्त दुरुस्त, बस सिर के और मूंछों के बाल सफ़ेद हो गए हैं। याद आया पिछली बार बाल पर काला रंग चढ़ा था, पर सफ़ेद बाल और मूंछ में मित्र का चेहरा चमक रहा है। मित्र की पत्नी जयपुर से कोल्हापुर आ गई है। मित्र मुंबई में है अपने फ्लैट में। एक बैग मैंने कंधे पर रखा। एक मित्र ने कार लाल रंग की मुझे नई लगी। नई है? नहीं, 2 साल पुरानी। कोल्हापुर कब जाते हो? शनि को, और सोमवार को सुबह लौटता हूँ। छत्रपति शिवाजी स्टेशन पहले से बदल गया था। पहली बार ट्रेन नंबर 6 ट्रेन 6 घंटे लेट थी और प्लेटफॉर्म पर पैंट और शर्ट में नजर आए थे रामदीन गुप्ता। बहुत परेशान किया आपको, पत्नी ने कहा था। आप आ गई, यह तो घुमक्कड़ है, खोज लेता। अंधेरे में मुंबई की सड़क के न मकान पहचान में आ रहे हैं, न पत्नी के साथ के इलाके याद आ रहे हैं। बस सड़क जाम होने पर लगता मुंबई और दिल्ली में लड़के यात्री के धैर्य की परीक्षा लेती है। मित्र इत्मीनान से कार चला रहा है। सिटी से कांदिवली कितने मील है? 40 किलोमीटर है। दादर आप उतरते तो ऑटो 4 का ले सकते थे। मैं चुप रहा। पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन, बर्लिन में ऐसे प्रश्न पर मैं चुप ही रहा हूँ। ह्यूस्टन में प्रशांत कार चला रहा था। मुंबई में अशोक चला रहे हैं। मैं सिर्फ सड़क के मोड़, पुरानी और नई बिल्डिंगें देख रहा था। कहीं बर्लिन, कहीं वाशिंगटन, कहीं न्यूयॉर्क का नमूना मुझे नजर आ रहा है। मुंबई दुनिया का नमूना है। मित्र ने कार पार्क की। एक बैग मैंने उठाया, एक अशोक ने। ये इलाका चारकोप है। चारकोप में अब शशांक ने 404 नंबर का फ्लैट खरीदा। कब से वो फ्लैट नंबर 5 सेक्टर में अकेला हूँ। कब से वो फ्लैट नंबर 5 सेक्टर में अकेला है। अभी बड़ी बेटी वेगा ने जेएनयू में दाखिला लिया है। 2 वर्ष बाद छोड़ दिया। कभी होटल मैनेजमेंट का 2 वर्ष का कोर्स भी छोड़ दिया है। अब भरतनाट्यम का 4 वर्ष का कोर्स वेगा ने पूरा किया। तब वेगा की मां मुंबई में आयकर उपायुक्त के पद पर थी। आयुक्त पद पर ट्रांसफर अहमदाबाद हुआ था। साथ ही छोटी बेटी वेरा, वो अब पूना में लॉ की तैयारी कर रही हैं। 4 साल हुआ है, अभी भी वो पूना में है और आयकर आयुक्त ट्रांसफर के बाद जयपुर से
कोल्हापुर आ गई हैं। दूसरे दिन चारकोप की एक सड़क से निकले दोनों मित्र। चारकोप की प्रदक्षिणा करने के पहले वह रेस्तरां में बैठे। कुछ लोग थाली में खाना खा रहे थे, कुछ डोसा सांभर खा रहे थे। मैंने इडली और सांभर और चटनी ली। अशोक ने बड़ा और सांभर। फिर कॉफ़ी पी। एक पपीता खरीदा और चक्कर काट कर कई नगर देखे। एक लेखिका का पदा याद आया जो धर्मवीर भारती को गुरु कहती थी। अब घर में मैं हूँ, वो अपने सोफा कम बेड पर लेटा हुआ। अशोक ने टीवी पर खेल देखा, देश के झंडे और आतिशबाजी। मैंने पूछा कब कोल्हापुर चलना है। पुष्पलता की आयकर कॉन्फ्रेंस पूना में है, हम बस से वहाँ जाएंगे। मैं 1960 में एक बार तिलक की तलाश में पूना आया था, दूसरी बार पत्नी के साथ। तब मोटर गैरेज को होटल बना दिया था। रात भर हम खराब कार की तरह सोते जागते रहे। फिर एक संगरी गिरी से चले थे एक मंदिर की तलाश में। जिस दुकानदार से पूछूं कितनी दूर है, एक ही जवाब मिले, बस थोड़ा। चलते चलते पत्नी एक जगह बैठ गई। रिक्शा रुका भी, पर पास से मंदिर कहकर चला गया। मंदिर की 120 सीढ़ियाँ देखकर पत्नी ने कहा, मैं यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ, आप ऊपर से पूना का नज़ारा देख आए। तभी अशोक ने कहा, कल पूना का नज़ारा देखिएगा। मैं अपने समय की धुंधली तस्वीरों का एल्बम देखना छोड़ चुका था। पड़ोस से वह आई, भरा हुआ शरीर, सांवला रंग। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों अपनी अपनी बेतरतीब यात्रा का नक्शा देखा करते थे। कहीं पहाड़ थे हरे भरे और सड़क टूटी थी, कहीं नदी में बाढ़ आई थी और सड़क डूब गई थी। चले, उसने मेरा एल्बम बंद करते हुए कहा। मैं उसके पीछे चला। दरवाज़ा बंद किया पर ताली नहीं थी। वह खुल जाता। पड़ोसी चित्रकार है कमलाकांत। उसने पत्रकारिता में रास्ता तलाशा था। मेज़ पर एक तस्तरी में रखा था पोहा, बस उसमें कच्चे आम का खटास भरा कतरा नहीं था। भुने सेब और भेलपुरी का स्वादिष्ट जुहू का नाश्ता याद आया। सब यहाँ नाश्ते का स्वाद ले रहे थे। कमलाकांत का छोटा बेटा कल टेनिस खेल रहा था। एक लड़की बैठी सुस्ता रही थी। टेनिस का रैकेट लेकर अशोक ने उससे कुछ कहा था, वह खेल में सिर्फ अपनी जीत की ओर देख रहा था। उसका नया खेल था, कभी पिता, कभी माम और कभी बड़े भाई के पल्ले में गेंद तलाशना। चाय नाश्ता करके मैं मित्र के खाली कमरे में सन्नाटे को तोड़ता रहा। कभी टीवी के एक चैनल पर बैंक के कर्ज का दर उतर चढ़ रहा था, कभी सट्टा बाजार में खिलाड़ियों का दर चढ़ रहा था। मुझे न बैंक से लोन लेना था, न सट्टा खेलना था। फिर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी सफाई दे रहे थे। उनका खेल के सटोरियों से कोई सौदा नहीं है। मुझे याद आया, 3 कट्टा सीमेंट 3 कट्टा बदरपुर मिस्त्री ने मेरी छत पर बिछा दिया था और कहा था, अब कमरे में कहीं से पानी नहीं टपकेगा। खुशी में मिस्त्री ने मुझसे रेणु की पुस्तक अच्छा आदमी मांग ली थी। लगातार दिल्ली में जमुना का स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा था। कभी हरियाणा से पानी छोड़ा जाता, कभी मूसलाधार बारिश में दिल्ली की सड़कों पर और खेलगांव में नाव चलने की नौबत आ गई थी। कहीं कारें डूबी थी, कहीं सड़क पर बसे। अचानक नेहरू स्टेडियम की छत का एक हिस्सा धराशायी हो गया था। मैं सुबह दूध लाकर गर्म करता और पंखे के स्थान से बूंदे मेरे गंजे सिर पर टप टप पड़ती। नाश्ता बनाकर मैं दवा लेता, सब्जी काटकर फिर कमरों और किचन में
टपकते पानी का नक्शा फर्श पर देखता, पर यह कोई अफ्रीका के किसी देश का नक्शा नहीं था जहां भूख से मारे मरने वालों और चुनाव में लड़ने वालों में होड़ लगी थी। यहाँ मैं था अकेला, टपकते हुए कमरों में अस्त व्यस्त। आरक्षण 23 सितंबर 2010 का बनारस का मेरा हुआ था और 1 अक्टूबर का मुंबई का। अभी मैं घर में पानी की यात्रा का संस्मरण पढ़ रहा था। पानी का बोल किसी संगीतज्ञ को आता होगा, मुझे डर था। मेरी एकमात्र पत्नी ने एक कमरा अपने लिए बनाया था। वह उस कमरे के फर्श के लिए मोज़ेक के काले उजले दाने लाई थी। शीशा जब फर्श पर मिस्त्री लगा रहा था, वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसके स्कूल की लड़कियां फर्स्ट चाइल्ड लिस्ट में चुन ली गई हो। आज उसी कमरे की दीवार से, छत से पानी टपक ही नहीं, छमाछम बरस भी रहा था। मैं ये नहीं देख सका कि बाहर बारिश तेज है या पत्नी के कमरे में। पानी रुकने पर मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर को याद दिलाने गया था कि 23 सितंबर को मुझे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचाना है। सुबह से बारिश होती रही। जब 2 बजे धूप निकली तो मैंने पड़ोस के गोलू यानी रजत को बुलाया। उसने कहा मैं खजूरी तक अपनी हीरो होंडा से छोड़ जा आऊँगा। एक बैग उसने उठाए रखा, एक बैग मेरे कंधे पर। शेरू मेरे और पत्नी के समय का कुत्ता है। 5 साल तक वह उनका इशारा जानता था। 10 साल से वह मेरे बैग को देखकर उस पर बैठ जाता है। मैंने एक कमरे का ताला खोला, पत्नी की कोटी फर्श पर बिछाई और उसे उस पर बैठाते हुए कहा, अब ये घर तुम्हारे हवाले है। गोलू ने उसे दूध और ब्रेड दिया। मैंने उसका चेहरा उठाकर कहा, बाहर मत जाना। खजूरी में एक ऑटो रिक्शा मिल गया, फिर ट्रेन। मेरा A1 डिब्बा था और 41 नंबर बर्थ भी मिल गई। वर्तमान में रहने वाले आदमी की यही मुसीबत है, वह कभी एकांत होते हुए ही अतीत में डूब जाता है, जैसे मैं अपने कमरे के अतीत में चला गया था। अब ट्रेन चल रही थी और मैं बनारस, मुंबई, कोल्हापुर और पूना के दरवाजे खोलकर उड़ान भरने लगा था, कल के भारत को उड़ाता। दफ्तर से आने पर अशोक ने कहा, चले कमलाकांत की पेंटिंग देखने। मुंबई से वो अभी दिल्ली आ गए थे अपनी नई पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए। दिल्ली में तो खेलगांव के नेहरू स्टेडियम की छत गिरने से सदमे में हैं लोग। ये इस देश के लिए नई बात या हादसा नहीं है। यहाँ हॉस्टल में विस्फोट होता है, आमने सामने गोली चलती है या एक ही ट्रेन पर दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है। कमलाकांत की पेंटिंग की प्रदर्शनी कैसी रही? कम लोग आए और पानी के नाते हाफ पैंट और कमीज पहने नजर आए कमलाकांत। बैठते ही पूछा, क्या लेंगे, विस्की या रम? रम, मैंने कहा। बड़ा बेटा तिमका की बड़ी बोतल ले आया। बड़ा बेटा लिम्का की बड़ी बोतल ले आया। मेरे गिलास में रम डाली। तभी बड़े बेटे ने टेप खोल दिया। एक एक पेंटिंग मेरे सामने आती गई और मैं कभी नदी, कभी धुंध, कभी धूप, कभी कंचनजंगा की सैर करता रहा। सभी पेंटिंग 2009 की थी, जब मैं बर्लिन में वॉल्फगंग वॉन हिस की पेंटिंग का खजाना खोलकर बैठा था। कभी पीला रंग उड़ता और नीले रंग पर दोनों रंगों की छाप छोड़ जाता। कभी रंगों की होली खेलता चित्रकार और उसका मन उठता जैसे दौड़कर उड़ी थी वेगा और आकाश में छतरी तन आई गई थी।
संतुलन बनाती हुई वेगा कभी पहाड़ से ऊंची जाती, कभी देवदार के जंगलों में रास्ता खोजती। पेंटिंग एक एक खुलती गई मेरे सामने और मैं एक बार अशोक को देखता देखता, दूसरी बार दाढ़ीदार गोल चेहरे के कमलाकांत को। चश्मे के भीतर उसकी आंखें चमक जाती। मैं कवि की तरह पेंटिंग पर बोलता जा रहा था और मेरा स्वर टेप में बंद होता गया। जब अपने ही स्वर को सुना तो लगा ये मेरा ही प्रतिस्वर है, बुलंद और सुखद। दूसरा पे सिर्फ पानी से लिया रम का और सोचता रहा सड़क की इस पेंटिंग में कहीं विभाजन देखा है, कभी सम विभक्त सभ्यता है, कहीं उदासी में खड़ा पहाड़ है, कहीं पत्थरों की लुढ़काती पहाड़ी नदी है। फिर इतना समय नहीं मिला कमलाकांत और उनकी पेंटिंग पर सोचने का। बस मेरा जब पहाड़ में बर्फ की गेंद बना रही थी और वेगा स्केटिंग को तैयार थी, मैं कमलाकांत की व्यस्त मुंबई की सड़क में रंगों की कहानी पढ़ रहा था। कमलाकांत पूना जाते समय मिले थे, अखबार उनके हाथ में था। अब सादतपुर में मिलूंगा, हाँ, एक कमरे को पेंटिंग की कला दीर्घा, वहाँ आपकी पेंटिंग से बनाऊंगा। एक उस दिन एक के बाद एक अशोक और मेरे सामने कई ऑटो आकर रुके जरूर, पर दादर जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। फिर दूसरे चौराहे तक एक ऑटो आया, वहाँ से दादर बस स्टॉप के लिए टैक्सी ली। खुली चौड़ी मुंबई की सड़क में ठीक पुल पर एक कार खराब हो गई। रास्ता जाम होने से पहले हमारी टैक्सी आगे बढ़ गई। नई पुरानी बस्ती के बीच में नए आकाश छूते भवन। आखिर कई मोड़ के बाद पूना की बस नजर आई। दादर से पूना जाने वाली। अशोक ने टिकट ली। 500 रुपये की 2 टिकट। 300 रुपये उसने टैक्सी का किराया दिया। खिड़की की सीट से मैं कभी सागर को देखता, कभी धूप की चमक से बचने के लिए पर्दा खींचता। टिकट के साथ मिला अखबार और पानी की बोतल। कब रास्ता कटा, कब अशोक ने पत्नी को संदेश दिया, चौराहे पर ड्राइवर को भेजना। बस पूना में रुकी। यहीं आयकर आयुक्त की कार खड़ी थी। कार से आए जहां होटल में पुष्पलता टिकी थी, बेहद खुश हुई। नीचे आकर उसने होटल का बिल चुकाया। अब कार से चले कोल्हापुर के रास्ते पर। ड्राइवर अच्छा है। उसने एक जगह खाना खाने के लिए कार रोकी। रोटी, पालक की सब्जी, दाल, दही खाकर तीनों उठे। अभी भी चाय की तलब थी। ये सड़क सीधे बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक जाती है। याद आई अपनी चेन्नई की सैलानी की यात्रा। जहाँ इडली खाई थी वहाँ कई दाढ़ी मूंछ के खूंखार चेहरों की तस्वीरें लगी थी दीवार पर। एक बहरा ने मेरे पैर के नीचे का पटरा हटाया। मैं चकित था। नीचे जुआ चल रहा था। इडली सांभर खाकर घूमता रहा। तभी धनुषकोडी तक गया था और आखिरी स्टेशन पर जहाज श्रीलंका जा रहा था। मेरा गाइड एक 10 वर्ष का लड़का था। उसने कहा घूम आए। मैंने जेब में देखा 20 रुपये हैं। आज अशोक, पुष्पलता, वेगा और वीरा की फोटो की यात्रा कंप्यूटर पर देखते हुए लगा कन्याकुमारी मेरा वाकई खत्म हो गया था। नई मूर्ति और उसके बगल में था विवेकानंद मंदिर। मेरे समय में यहाँ एक काली शिला थी जो हर बार पानी की मार खाती और जल उछाल भरता था। मेरी उछाल से मेरे भीतर उछाल भरती रही। कार जहाँ रुकी वो आयकर भवन था। बड़ा सामने था दफ्तर। कार से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचता रहा, कोल्हापुर में बारिश तो रास्ते भर देखता रहा। अब आयकर आयुक्त का बंगला देखूंगा। कभी जयपुर में गया था और नारायण चौक पर बस से नहीं उतर सका था। बस जब नए चौराहे पर आई
तो लगा इस जयपुर को मैं नहीं जानता हूँ। मोबाइल पर आयकर आयुक्त को बताया मैं इस चौराहे पर हूँ। ड्राइवर आया। एक बार कार चौराहे पर घूम गई चक्कर देकर, दूसरी बार मुझे देखा। वाकई ये जयपुर न रांगे राघव की पत्नी सुलोचना रांगे राघव के साथ देखा हुआ था, न सीमंत के साथ। प्रेस क्लब से अभी कभी इधर आया था। बड़ा अहाता, कई कार्टरों के साथ एक बड़ा फूलों भरा अहाता। कार रुकते ही आई थी पुष्पलता। मैं बड़ा बंगला, उसके कमरे, बगीचे में लगे फूल देख आया। जयपुर पीछे छूट गया। जिस घर में दरवाज़ा खोलकर अपना बैग रखा, वहाँ में एक राजस्थान की कला दीर्घा थी। हाथ में माला, सिर पर लाल पगड़ी, लंबा घुटने तक कोट, चूड़ीदार पैजामा, लाल जूता। उसे देखते हुए उदयपुर म्यूजियम के कई राजघराने याद आए। लगा एक दरबार का संतरी देख रहा है मुझे। कौन है तू? पर वह तो मूर्ति चुप थी। किचन और ड्राइंग रूम के बीच पर्दा था। वहाँ एक एक रंगीन पर्दे पर थी सजी गुजरी कांगड़ा शैली की पेंटिंग। फिर खुली अलमारी में मिट्टी का गुलदस्ता जिस पर फूल खिले थे, काले पत्थर की मूर्ति और लकड़ी का गुलदस्ता। दूसरे खाने में हाथी पर सवार, ऊंट पर सवार, पर्दे में छिपे चेहरे। मुझे लगा कुछ कर रहे हैं। उदयपुर का म्यूजियम भूल गए। कमर मेवाड़ी ने कहा, अभी कांकरोली में देखेंगे तालाब के चारों ओर की सीढ़ियाँ। अशोक ने तभी खोल दिया अपना कंप्यूटर। उसमें लेख के बादल के फटने की तबाही नहीं थी, न धराशायी हुई बस्तियाँ थी, पर सिक्किम का बुद्ध का स्मृति चिन्ह था। दूर तक पहाड़ों में खोई हुई सड़कें थी और एक पेड़ से लिपटी थी बेरा। दूसरे पेड़ को थामे हंस रहे थे सर्दी में अशोक। एक नदी के पास खड़ी थी पुष्पलता और सूखे काले पहाड़ के सिरे पर बैठी थी वेरा नीचे की शिला पर पसरी हुई थी। खाना खाने के बाद मैं कभी पेंटिंग की दुनिया में खो जाता, कभी लगता मेक्सिको के मार्गरीटा के डेकोरेशन का आनंद उठा रहा हूँ। सोया तो रात भर राजस्थान से भूटान, नेपाल, तिब्बत तक घूमता रहा। कहीं लगा यहीं से गए थे पहली बार महाकुंभ राहुल सांकृत्यायन। कहीं लगा सोए हुए पहाड़ उन्हें सुना रहे हैं। क्या बदला है उनके बाद। मैं खुद अपने घर की टपकती हुई छत से बाहर आया। सोफे पर लेटा था। बड़े तकिए पीछे थे। आगे थी शीशा जड़ी में से। नींद खुलने पर लगा जीवन किसका सिलसिलेवार रह गया है। कहीं अतीत में बचपना किसी फूलदान की तरह चमक रहा है यौवन, और कोल्हापुर में बेतरतीब है अशोक, पुष्पलता, वेगा और वेरा की टुकड़े टुकड़े दास्तान।